मैं रातों रात अपनी बच्ची को लेकर घर से भाग निकला, पर अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में मेरी करोड़पति पत्नी मुझे ढूंढ लेगी। मैं सोकर उठा ही था कि तभी लियू रुयान ने पैर मारकर दरवाजा तोड़ दिया। उसने झटके से मेरे बाल पकड़े और चीखी, मुझसे बचकर बच्ची को ले भागेगा? चल, घुटनों पर बैठ। मेरी बेटी ने तो फौरन पाला ही बदल लिया। कहने लगी, मम्मी मुझे पापा के साथ नहीं जाना, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। इस सब की शुरुआत तब हुई जब मुझे अपनी औकात का पता चला। मेरी पत्नी ग्रुप की प्रेसिडेंट है और मैं बस एक घर जमाई हूं जो अपनी रईस बीवी की लाइफस्टाइल दिखाकर सोशल मीडिया पर फेमस हो गया। सब कुछ ठीक था जब तक वो आदमी मेरे दरवाजे पर नहीं आया। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तो बस एक परछाई हूं, उसके असली प्यार की जगह भरने वाला एक मोहरा। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे और अब एक नया रिप्लेसमेंट ढेरों हरे फल लेकर मेरे सामने खड़ा था। हरे नींबू, हरे बेर और हरे आम। उसने तंज कसते हुए कहा, लियो मैम ने ये भिजवाया है, एकदम हरे, बिल्कुल वैसा ही रंग जैसा तुम्हारे सिर पर सजे धोखे के ताज का है। उसने मुझे बताया कि मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूं, जबकि उसे लियो ने खास तौर पर अपने पुराने प्यार की याद में तराशा है। उसे एक पूरी कंपनी तोहफे में दी गई है और लियो रातें भी उसी के साथ बिताती है। मुझे यकीन हो गया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहती है और उसने मुझे चुना। उसी दिन मैं उसे लेकर वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह के ठीक 10 बजे थे। डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक जाना पहचाना पर कुछ बदला हुआ चेहरा खड़ा था। लिन शू। मेरी पत्नी लियू रुयान ने जितने भी गरीब छात्रों की मदद की थी, ये उनमें सबसे काबिल था। सुना है अब तो वो चाइना मीडिया यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके हाथों में फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां थी और चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान। उसने कहा, क्वीन भाई, मैं आपसे मिलने आया हूं। मैंने उसे अंदर बुला लिया। विला एकदम खाली पड़ा था। मैं वहां बिल्कुल अकेला था। मेरी बेटी चिन्निंग अभी स्कूल में थी और उसकी छुट्टी में काफी वक्त बाकी था। लिंसो ने एक एक करके सारे फल सेंटर टेबल पर सजा दिए। हरे नींबू, हरे बेर, हरे आम, अमरूद, हरा खरबूजा और कीवी। मेज पर बिछी उस हरियाली को देखकर मेरे सिर की नसें फटने लगी। उसने मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, ये सब लियो मैम ने भिजवाए हैं। उनका कहना है कि आप थोड़े कमजोर लग रहे हैं, तो थोड़े विटामिन्स ले लीजिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर उसकी नजरें मेरे सिर पर जाकर टिक गईं, जैसे वो कुछ इशारा कर रहा हो। फिर बोला, देखिए ना, ये हरा रंग कितना फ्रेश और हेल्दी है, एकदम वैसा ही हरा जैसा आपके सिर पर सजा है। मेरे हाथ में पकड़ा रिमोट गुस्से के मारे चरमराने लगा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने दांत पीसते हुए पूछा, तेरा मतलब क्या है? लिन शू ऐसे पलटा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। उसने सोफे पर ऐसे पैर फैलाए जैसे वही उस घर का मालिक हो। बड़े इत्मीनान से बोला, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। जो चीज आपकी नहीं है, उसे पाने का लालच नहीं करना चाहिए। क्या आपको सच में लगा था कि आप उड़कर रातों रात राजा बन जाएंगे? अरे भाई, आप तो बस एक रिप्लेसमेंट है, एक काम चलाओ मोहरा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे दिमाग में जैसे कोई बम फटा हो। सन्नाटा छा गया। रिप्लेसमेंट? हाँ, उसने सही कहा था। लिन शुओ खड़ा हुआ, मेरे करीब आया और पहले अपनी आंखों की तरफ इशारा किया, फिर मेरी तरफ। उसने बड़े घमंड से कहा, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? कभी गौर किया है कि मुझ में और तुम में क्या समानता है? मैंने ना में सिर हिला दिया। हम दोनों में खाक समानता थी। वो जोर से ठहाका मारकर हंसा। लगता है तुम सच में बेवकूफ हो। क्या तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से कितनी मिलती जुलती हैं? लगभग 90%। और जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम दोनों की आंखें उस शख्स जैसी हैं। लियू मैम का वो बचपन का प्यार जो अब मर चुका है, वही उनका व्हाइट मूनलाइट था। तुम्हारी आंखों की चमक ही तुम्हारी इकलौती कीमत है, समझ आया? मैं पत्थर बन गया।
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लिन शुओ को मेरा उड़ा हुआ चेहरा देखकर बड़ा मजा आ रहा था। उसने एक और बम फोड़ा, अपनी गालों को सहलाते हुए बोला, तुमने मुझे पहले भी देखा है ना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं पहले से थोड़ा बदल गया हूं? वो बड़े गर्व से मुस्कुराया। "हाँ, सही पकड़े हो। ये सब लियू मैम का किया धरा है। उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया ताकि मेरी माइनर सर्जरी हो सके। अब मेरा चेहरा उनके उस पुराने यार से मिलता जुलती है। अब सिर्फ आंखें ही नहीं, मेरा पूरा चेहरा उसके जैसा है। इसलिए अब तमीज से रास्ता खाली कर दो। बेकार में उस जगह पर कब्जा जमाए मत बैठो जो अब तुम्हारी है ही नहीं।" मेरा खून खौल उठा। मेरा पूरा शरीर गुस्से से थर थर कांप रहा था। मैं पलटकर उसे जवाब देना चाहता था, पर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इसी घबराहट में मेरा दांत गलती से मुंह के अंदर हुए छाले पर पड़ गया। उफ! उस तेज दर्द ने मुझे झकझोर कर रख दिया और मेरा दिमाग थोड़ा साफ हुआ। ये सब कितना बकवास था। लियू रुयान ऐसा कैसे कर सकती है? मैं लगभग चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? लिनशुओ मुस्कुराया और बड़े आराम से अपनी जेब से फोन निकाला। यकीन नहीं है? लियू मैम कल रात पूरी रात घर नहीं आई। सही कहा ना? जानते हो क्यों? वो फोन में कुछ ढूंढते हुए बोलता रहा। क्योंकि वो पूरी रात मेरे साथ थी। उन्होंने मेरे लिए एक नई मीडिया कंपनी खोली है और कल हम वहीं थे। उसने अपने फोन की स्क्रीन सीधे मेरी आंखों के सामने कर दी। वो एक सेल्फी थी। फोटो में लिनशु आगे खड़ा विक्ट्री साइन बना रहा था और उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। और उसके पीछे सोफे पर वो धुंधली सी तस्वीर किसी और की नहीं, लियू रुयान की थी। बैकग्राउंड की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में मीडिया कंपनी लिखा साफ दिख रहा था। लिनशुओ ने ताना मारते हुए कहा, यकीन न हो तो जाकर पूछ लेना। वैसे देखा जाए तो हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। फर्क बस इतना है कि अब मेरी बारी है और तुम्हें लात पड़ने वाली है। आखिर मैं ही तो वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट हूं। उसने अपना फोन वापस रखा और मेरे कंधे को थपथपाते हुए जाने के लिए मुड़ा। गुड लक भाई, दुनिया में और भी बहुत लड़कियां हैं। ओ हाँ, याद आया, लियू मैम ने जो ये हरे फल भिजवाए हैं, ये बस एक इशारा है कि शरीफों की तरह खुद ही घर छोड़ दो, वरना पूरी दुनिया को दिख जाएगा कि तुम्हारे सिर पर धोखे का कितना बड़ा हरा पहाड़ खड़ा है। टिंग! मेरे फोन पर व्हाट्सएप की एक नोटिफिकेशन आई। लिन शुओ का मैसेज था। उसने वही फोटो मुझे फिर से भेजी थी जिसमें वो लियू रुयान के साथ था। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, भाई हिम्मत रखना, मैं तो चला अपना घर बसाने। मैं उस फोटो को देखता रहा। लिंचुओ की वो उंगलियों से बनाया वी साइन और उसकी वो कमीनी मुस्कान मेरी आंखों में दो सुइयों की तरह चुभ रही थी। वो जा चुका था और आलीशान विला में अब मैं फिर से अकेला था। मैं सोफे पर ढह सा गया। दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। रिप्लेसमेंट? मैं किसी का विकल्प कैसे हो सकता हूं? मेरी यादें किसी झील में फेंके गए पत्थर की तरह अतीत की गहराइयों में उतरने लगी। बात कई साल पुरानी है। मेरा परिवार कोई बहुत अमीर नहीं था, पर हम ठीक ठाक थे। मम्मी पापा दोनों स्कूल टीचर थे, पुराने ख्यालात के और थोड़े सख्त। उनकी मुझसे बस एक ही उम्मीद थी, मन लगाकर पढ़ो, सरकारी नौकरी लो, टीचर बनो और एक सुकून वाली जिंदगी गुजारो। यही वजह थी कि जब मेरा एडमिशन जियांग यूनिवर्सिटी में हुआ और फर्स्ट ईयर में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेरा खर्चा पानी बंद कर दिया। उनका तर्क सीधा था, कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है, इन सब कामों के लिए नहीं। पैसे खत्म हुए तो जाहिर है गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई। अपना पेट पालने के लिए और अपनी उस छोटी सी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैंने कॉलेज के पास के एक बार में पार्ट टाइम वेटर का काम शुरू कर दिया। वहीं मेरी मुलाकात पहली बार लियू रुयान से हुई थी। उस रात वो बहुत उदास लग रही थी। वो बार काउंटर पर अकेली बैठी थी और एक के बाद एक ड्रिंक्स गटक रही थी। जब मैंने देखा कि वो काफी पी चुकी है, तो मैंने बस यूं ही उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नशे की हालत में झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। हो छोटे, कॉलेज में पढ़ते हो क्या? उसकी आंखें चमक रही थी, जिनमें थोड़ा नशा और थोड़ी शरारत साफ दिख रही थी। कहाँ पढ़ते हो?
क्या ख्याल है, मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें पाल सकती हूँ, सारा खर्चा मेरा होगा। वो बोलते बोलते अजीब हरकतें करने लगी। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर रेंग रही थी। मैं ठहरा एक सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट। मैंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी ही नहीं थी। मेरा चेहरा शर्म के मारे गर्दन तक लाल हो गया। शुक्र है कि तभी उसकी दोस्त निंगजुन मेंग वहां आ गई और उसे खींचते हुए घर ले गई। अगले दिन मुझे उसका फोन आया। फोन पर उसकी आवाज एकदम बदल चुकी थी, शहद जैसी मीठी और मासूम। वो बार बार मुझसे माफी मांग रही थी और कहने लगी कि वो इस गलती के बदले मुझे डिनर पर ले जाना चाहती है। मैंने पहले तो मना किया, पर वो इतनी जिद करने लगी कि मैं मना नहीं कर पाया। कल रात वाली औरत और आज वाली लड़की में जमीन आसमान का फर्क था। मैं थोड़ा घबराते हुए डिनर पर गया। वहां बातों बातों में पता चला कि हम दोनों एक ही कॉलेज से हैं। मैं सेकेंड ईयर में था और वो फाइनल ईयर की सीनियर। उसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह करियर की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की कंपनी उसका इंतजार कर रही थी। वो जब चाहे कॉलेज आती, जब चाहे ऑफिस जाती। उसे देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक इंसान और दूसरे इंसान की किस्मत में कितना बड़ा फासला हो सकता है। शायद इंसान और जानवर के फर्क से भी ज्यादा। उस दिन के बाद से वो हमारे कॉलेज की रेगुलर मेहमान बन गई। वो मेरे साथ कैंटीन में खाना खाती, कैंपस की सड़कों पर मेरे साथ टहलती और फिर हम बड़ी सहजता से एक दूसरे के करीब आ गए। जिस दिन उसका ग्रेजुएशन था, वो टॉप स्टूडेंट के तौर पर स्टेज पर स्पीच दे रही थी। चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही थी। उस शाम की पार्टी में उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सभी दोस्तों और क्लासमेट से मिलवाया। उसने बड़े गर्व से कहा, मिलिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्विन फान। ये बहुत हैंडसम है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो मेरी इतनी तारीफ कर रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने हाथ कहाँ छिपाऊं। मुझे बहुत झेप महसूस हो रही थी। फिर मेरा भी कॉलेज खत्म हुआ। उसने अपनी रईसी दिखाई और एक झटके में मेरे इंटर्नशिप पेपर्स पर मुहर लगवा दी, ताकि मैं उसके साथ ही काम कर सकूं। मैंने उसे अपने उन सख्त और पुराने ख्यालात वाले माता पिता से मिलवाया और वो मुझे अपने परिवार के पास ले गई। उसके माता पिता बहुत खुले विचारों के थे। उनका कहना था कि अगर उनकी बेटी खुश है तो उन्हें कोई एतराज नहीं। सब कुछ इतनी आसानी से और इतना अच्छा हो रहा था कि यकीन करना मुश्किल था। हमने शादी की और शादी के एक साल बाद हमारी बेटी जिनिंग हुई। हमारी जिंदगी किसी मीठे सपने जैसी थी। मुझे आज भी याद है, एक बार हम नानचैंग घूमने गए थे। वहां फुजी मंदिर के पास उसने जिद की कि हम अपनी जोड़ी के लिए मन्नत मांगे। मन्नत मांगने के बाद उसने बड़ी संजीदगी से मुझसे पूछा था, क्वीन फान, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? क्या हमारा अपना बच्चा होगा? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी नाक खींची और कहा, हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। रही बात बच्चे की, तो अगर पैसे नहीं हुए तो रहने देंगे। मैंने मजाक में कहा था कि मैं बच्चे को नहीं पाल पाऊंगा। तो उसने फौरन अपना सीना ठोक कर बड़े गर्व से कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम दोनों को पालूंगी। तुम बस अपनी खूबसूरती बनाए रखना और घर संभालना। तब मैंने हंसते हुए उसे जवाब दिया था, फिर तो मैं घर जमाई बन जाऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी दिन तुमने मेरे साथ या बच्चे के साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं उसे लेकर कहीं दूर भाग जाऊंगा। पुरानी यादें जितनी मीठी होती हैं, हकीकत उतनी ही दर्दनाक होती है। मैं अचानक उन यादों से बाहर आया, जैसे किसी ने मेरे सिर पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया हो। वो सारे लम्हे जिन्हें मैं सच्चा प्यार समझ रहा था, अब वो एक सोची समझी साजिश लगने लगे थे, सिर्फ इसलिए कि मेरी आंखें उसके उस मरे हुए बचपन के यार से मिलती थी। मैंने अपना फोन उठाया और उस चुपती हुई फोटो को फिर से देखा। मेरा दिल धीरे धीरे पत्थर होता जा रहा था। लिनशुओ जा चुका था और उस बड़े से विला में एक डरावनी खामोशी छाई थी। मैं सोफे पर बेजान सा पड़ा रहा और बार बार उस फोटो को जूम करके देखता रहा। लिनशुओ की वो कमीनी हंसी, पीछे बैठी लियू रुयान की वो धुंधली तस्वीर और वो शब्द, मीडिया कंपनी। मैंने पागलों की तरह अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला। करोड़पति पत्नी का दामाद, क्वीन फान की डेली लाइफ। मेरे 1 करोड़ फॉलोअर्स थे। मेरी प्रोफाइल फोटो अब भी लियू रुयान के साथ थी, जिसमें वो
मेरे कंधे पर, उस फोटो में वो मेरे कंधे पर सिर टिकाए किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। मेरा सबसे लेटेस्ट वीडियो अभी परसों का ही था, जिसमें मैं किचन में उसके लिए बर्ड्स नेस्ट सूप, न्यूट्रिशन सूप बना रहा था। उसका कैप्शन था, बीवी काम करके थक गई है तो पति का फर्ज है उसे ताकत देना। नीचे हजारों कमेंट्स की लाइन लगी थी। फान भाई फिर से प्यार बरसा रहे हैं। मुझे फान भाई जैसा परफेक्ट पति कब मिलेगा? नींबू चाटने का मन कर रहा है, इतनी मिठास। ऐसी रईस बीवी और ऐसा प्यार मिले तो मैं भी पूरी जिंदगी घर जमाई बनकर रहने को तैयार हूं। मैं स्क्रीन पर अपनी उस मुस्कुराती हुई शक्ल को देख रहा था। मुझे खुद से घिन आ रही थी। कैसा परफेक्ट पति, कैसी प्यारी जिंदगी। मैं तो बस एक जोकर था जो अपना रोल बखूबी निभा रहा था। एक ऐसा मोहरा जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। नहीं, मैं सिर्फ लिन शो की बातों पर यकीन करके नहीं बैठ सकता। मुझे सबूत चाहिए, एक ऐसा ठोस सबूत जो मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दे। मुझ में लियू रुयान को सीधे फोन करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं वो सच ना बोल दे, और उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं वो फिर से कोई झूठ बोलकर मुझे बहला न ले। मेरी उंगलियां कांटेक्ट लिस्ट में स्क्रॉल करती रहीं और आखिर में एक नाम पर जाकर रुक गईं। निंग जुन मंग। वो लियो रुयान की सबसे अच्छी दोस्त थी, जो बचपन से उसके साथ रही है। अगर कोई सच जानता था तो वो वही थी। अगर इस पूरी दुनिया में लियू रुयान को कोई सबसे बेहतर जानता था तो वो वही थी। मैंने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। कुछ घंटियां बजने के बाद फोन उठा लिया गया। हेलो, क्वीन फान। आज सूरज कहां से निकला है भाई? मुझे फोन करने का ख्याल कैसे आया? निंगजुन मोंग की खिलखिलाती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने खुद को संभाला और अपनी आवाज को जितना हो सके नॉर्मल रखने की कोशिश की। बस यूं ही सोचा पूछ लूं कि खाना वाना खाया या नहीं। आजकल क्या चल रहा है? अभी बस खाना खाकर फ्री हुई हूं। और क्या चलेगा, बस कट रही है जिंदगी। वैसे तुम बताओ, आज कोई प्यार मोहब्बत वाला वीडियो नहीं डाला? पूरी दुनिया इंतजार कर रही है भाई। वो उधर से मजाक कर रही थी। मैं बनावटी अंदाज में हंस तो दिया, लेकिन मेरा दिल सीने को चीर कर बाहर आने को बेताब था। मैंने एक गहरी सांस ली। बहुत देर तक इधर उधर की बातें घुमाने के बाद आखिरकार मैं असल मुद्दे पर आ ही गया। जुनमेंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। और देखो, मुझे तुमसे एकदम सच सुनना है। ओहो, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो भाई? पूछो। क्या क्या लियू रुयान का पहले कोई बचपन का यार था? मेरा मतलब है, वो लड़का जो अब मर चुका है। जब मैंने ये सवाल पूछा तो मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। फोन की दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर निंग जुन मेंग के ठहाकों की आवाज गूंज उठी। अरे तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो पागलों की तरह हंस रही थी। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना है तुमने। ऐसा एक लड़का था तो सही। मुझे तो लगा था तुम्हें पहले से ही। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे सीने में धंस गया। निंग जुन मैंग अभी भी बोले जा रही थी। उसकी आवाज में पुरानी यादों वाली बेफिक्री थी। जब लियू रियान फोर्थ ईयर में थी, वही उस बार में जाकर शराब पीने वाली घटना से कुछ ही समय पहले उसने अपने उस बचपन के यार को प्रपोज किया था। धराम, मेरे दिमाग में जैसे कुछ फट गया। मुझसे मिलने से ठीक पहले उसने किसी और से अपने प्यार का इजहार किया था। लिन शुओ की बातें और अब निंग जुन मेंग का ये सच, इन दोनों ने मिलकर मेरी आखिरी उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। हेलो क्वीन फान, सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूं। मेरी आवाज इतनी सूखी और भारी थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी है। बताने के लिए शुक्रिया जुनमेंग। हम हमेशा दोस्त रहे हैं। बस यही जानना था। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, मैंने फोन काट दिया। फोन कटने से ठीक पहले मुझे उसकी हल्की सी आवाज आई। वो बुदबुदा रही थी। अजीब आदमी है। हाँ, अजीब ही तो हूं। इतनी बड़ी बात और मैं उसका पति। मुझे ये बात सबसे आखिर में पता चल रही है। कितना मजाक है ये, कितनी बड़ी विडंबना है। पर मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा था। मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने कांपते हाथों से वही नंबर डायल किया जो मेरी उंगलियों को रटा हुआ था। लियू रुयान।
फोन उठा लिया गया। दूसरी तरफ से उसकी वही ठंडी और थोड़ी थकी हुई आवाज आई। हेलो, क्या बात है? रुयान, क्या कर रही हो? मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नॉर्मल रखने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कंपनी में मीटिंग चल रही है, बहुत बिजी हूं। जो भी कहना है जल्दी कहो। वो आज किसी ने कुछ फल भेजे थे, नींबू और आलू बुखारे, ग्रीन प्लम्स जैसे। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या ये तुमने भिजवाए हैं? क्या हुआ? उसने पलट कर पूछा। मेरी पसंद के हिसाब से ही तो भेजे गए हैं। मेरा मन नहीं है खाने का। मन न हो तब भी खाना पड़ेगा। इसमें विटामिन सी भरपूर है, तुम्हारे मुंह के छालों के लिए अच्छा रहेगा। उसकी बातें सुइयों की तरह मेरे दिल में चुभ रही थी। तो उसे अब भी याद था कि मुझे छाले हुए हैं, लेकिन उसकी ये चिंता इस वक्त मुझे बेहद घिनौनी लग रही थी। क्या वो वाकई मेरी फिक्र कर रही थी, या सिर्फ उस चेहरे की जो किसी और से मिलता जुलता था? मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वो सबसे घातक सवाल पूछ ही लिया। रुआन, क्या तुम कभी अपने उस बचपन के दोस्त से प्यार करती थी, वही जिसकी मौत हो चुकी है? फोन के दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई, जैसे हर एक सेकंड एक सदी के बराबर बीत रहा हो। जब मुझे लगा कि वो जवाब नहीं देगी, तभी उसकी आवाज आई। कभी नहीं। मर गया तो मर गया। मैं तो चाहती थी कि वो मर जाए। छिनफान, मैं सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हें चाहती हूं। उसका वो दो टूक इनकार और ये कहना कि मैं चाहती थी कि वो मर जाए सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ये सब कितना झूठा था। ये कोई सफाई नहीं थी, ये तो सरासर बहानेबाजी थी। उसका डर था, उसकी जिद थी। जब उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड ने सच कबूल कर लिया है, तो वो अब भी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उसके बाद उसने क्या कहा, मेरे कानों में एक शब्द भी नहीं पड़ा। ठीक है, समझ गया। मैंने बस इतना कहा और फोन काट दिया। फोन रखते ही जब मैंने स्क्रीन पर लियू रोयान का नाम देखा, तो मेरा सिर चकराने लगा। पूरी दोपहर बीत गई, मैंने एक निवाला तक नहीं खाया। मेरे दिमाग में बस लिन शो का वो घटिया चेहरा और उसकी कड़वी बातें गूंज रही थी। तभी मुझे ख्याल आया, मुझे निन्निंग को लेने स्कूल जाना है। किंडरगार्टन की तरफ गाड़ी चलाते हुए मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पैसा, शोहरत, घर सब ले लो, लेकिन इन 6 सालों में निन्निंग को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी वो हद है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। जब मैं नीनिंग से मिला, तो वो किसी चहचहाती चिड़िया की तरह दौड़ती हुई आई और मुझे अपने स्कूल की मजेदार बातें सुनाने लगी। उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल गया। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते ही मैंने बड़े ही साधारण अंदाज में उससे एक सवाल पूछा। नीनिंग, पापा आपसे एक बात पूछे? अगर आपको पापा और मम्मी में से किसी एक को चुनना हो, तो आप किसके साथ रहोगी? नीनिंग अपनी उंगलियों से खेल रही थी। मेरा सवाल सुनते ही उसने अपनी गर्दन उठाई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में, जो बिल्कुल मेरी आंखों जैसी थीं, जरा सी भी झिझक नहीं थी। वो चहक कर बोली, तो मैं पक्का पापा के साथ रहूंगी। पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा जो हैं। उसकी बात सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मन अंदर से भर आया। लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और फिर से पूछा, लेकिन बेटा, अगर आप पापा के साथ रहोगी, तो शायद हम इतने बड़े घर में ना रह पाए। शायद आपको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने को ना मिले और खाना भी वैसा ना मिले जैसा अभी मिलता है। क्या तब भी आप पापा के साथ चलोगी? नीनिंग ने अपनी छोटी सी भौहें सिकोड़ी, जैसे वो बहुत गहराई से कुछ सोच रही हो। फिर वो मेरी तरफ झुकी और मेरे गाल पर एक जोरदार पप्पी दी। पापा के साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अगर खाना अच्छा नहीं होता, तो मी पेस्ट्री बन जाएगा। बस इतना काफी था। मेरे लिए ये एक जुमला ही काफी था। घर पहुंचते ही मैं सीधा किचन में गया और सालों बाद मैंने नीनिंग की पसंद का ढेर सारा खाना बनाया। स्वीट एंड सावर चिकन, कोला चिकन विंग्स और ढेर सारे फ्राइज। डिनर के बाद मैंने फ्रिज से वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम निकाली जिसके लिए वो कब से तरस रही थी, लेकिन लियू रुयान उसे ज्यादा खाने नहीं देती थी। मैंने उसे थमाते हुए कहा, खा लो बेटा, आज पापा की तरफ से फुल परमिशन है, जितना मन करे उतना खाओ।
अपनी बेटी को क्रीम से सने चेहरे के साथ इतना खुश देखकर मेरे मन में जो थोड़ी बहुत झिझक बची थी, वो भी धुएं की तरह उड़ गई। अब मुझे यकीन हो गया था, सब कुछ वैसा ही था जैसा लिन शुओ ने बताया था। लगातार 3 दिन बीत गए। लिu रुयन घर नहीं आई। न कोई फोन, न कोई मैसेज। दूसरी तरफ लिन शो था, जो किसी ऑफिस की अटेंडेंस की तरह मुझे हर रोज नई अपडेट्स भेज रहा था। वो मुझे हर रात लिu रुयन के साथ उस नई कंपनी की तस्वीरें भेजता। हालांकि उन फोटोज में कोई अश्लील हरकत नहीं थी, लेकिन उसका वहां होना और मेरा न होना, ये एहसास किसी भी गाली से ज्यादा तकलीफदेह था। तस्वीरों में लिu रुयन कभी फाइलें पढ़ते हुए परेशान दिखती, तो कभी किसी से बात करती हुई। और लिंचुओ हमेशा एक ऐसा एंगल ढूंढ लेता जहां वो खुद को उसके साथ फ्रेम में फिट कर सके। उसके चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान होती। उसने फोटो के साथ लिखा, लियू मैम हमारी कंपनी के लिए कितनी मेहनत कर रही है। क्वीन भाई, आप फिक्र मत करना, मैं उनका ख्याल रखूंगा। मैं फोन की स्क्रीन को देख रहा था। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। मैं एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका था। चौथी रात आई। नीनिंग सो चुकी थी और मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अब बहुत हो गया था, इसे यहीं खत्म होना था। मैंने लिu रुयान का चैट बॉक्स खोला और उसे वो पहली वाली फोटो भेज दी जो लिनशुओ ने मुझे भेजी थी। वही वी साइन वाली फोटो जिसमें लियू पीछे सोफे पर बैठी थी। मैंने टाइप किया, तुम उसके साथ नई कंपनी में हो। जवाब पलक झपकते ही आया। लिu रुयान ने लिखा, हाँ, हम बस काम कर रहे हैं। नई कंपनी का रिनोवेशन, इंटीरियर चल रहा है। ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है। मैंने एक ठंडी आह भरी और टाइप किया, वाह, तुम तो बड़ी दरिया दिल निकली, सीधे कंपनी ही गिफ्ट कर दी। इस बार चैट बॉक्स में लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। कई मिनट बीत जाने के बाद उसका जवाब आया, तुम्हें कैसे पता चला? ये 5 शब्द पढ़ते ही मेरे दिल में बची प्यार की आखिरी लौ भी बुझ गई। वो डर गई थी। वो ये नहीं पूछ रही थी कि मैं उसके और लिन शुओ के बारे में क्या सोच रहा हूं। वो तो ये पूछ रही थी कि मुझे इस सीक्रेट का पता कैसे चला। उसके लिए एक गैर मर्द के साथ रातें बिताना शायद कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक कंपनी तोहफे में देना, ये वो सच था जिसे वो मुझसे छिपाना चाहती थी। मैंने खुद पर तंज कसते हुए एक आखिरी मैसेज भेजा, कुछ नहीं, बस सो जाओ, मुझे गलती से पता चल गया था। फोन बंद करके मैं छत को ताकता रहा। पूरी रात आंख नहीं झपकी। अगर वो चाहती है कि मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊं, तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अब इस झूठे प्यार का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं, क्वीन फान, अब और ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पूरी रात उस झूमर को देखता रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण पर्दे की दरार से मेरे चेहरे पर पड़ी, मैं झटके से उठ बैठा। बहुत हो गया। क्या रिप्लेसमेंट और क्या कुर्बानी, अब मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। मैं दबे पांव नीनिंग के कमरे में गया। छोटी सी जान सुकून से सो रही थी। उसका मासूम चेहरा किसी ताजा गुलाब जैसा लग रहा था। मैं उसके पास झुका और उसके कान में धीरे से फूंक मारी, नीनिंग, उठो बेटा, पापा तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह ले जा रहे हैं। नीनिंग ने अध खुली आंखों से मुझे देखा और अपनी आंखें मलते हुए बोली, पापा, अभी तो अंधेरा ही है। मैंने अपनी आवाज धीमी की और बड़े ही मजेदार अंदाज में उससे कहा, बेटा, क्या आप एक ऐसी जगह चलना चाहती हो जहां स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, जहां आप रोज घुड़सवारी कर सको और जितनी मर्जी उतनी आइसक्रीम खा सको? स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। निनिंग की नींद पल भर में गायब हो गई। वो झटके से उठकर बैठ गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा, क्या आप सच बोल रहे हो? सच में स्कूल नहीं जाना? बिल्कुल सच, मैंने उसे आंख मारते हुए कहा। स्कूल जाकर क्या करना है? अपने पापा के साथ चलो, हम मिलकर व्लॉगिंग करेंगे। हम नानचेंग जा रहे हैं। पहले 1 महीना जमकर घूमेंगे और खूब मजे करेंगे, ठीक है? ठीक है। निनिंग के चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिली जो दिवाली पर मिलने वाले किसी बड़े इनाम से भी ज्यादा चमकदार थी। काम हो गया। हम दोनों किसी सीक्रेट एजेंट की तरह फुर्ती से अपना सामान पैक करने लगे। मैंने अपने और नीनिंग के कपड़ों से 2 बड़े सूटकेस भर दिए। उसके खिलौने, मेरा कैमरा और रिकॉर्डिंग का सारा सामान, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा।
लिविंग रूम में पहुंचकर मैंने दराज से कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में 4 शब्द लिख दिए। जा रहा हूं, ढूंढना मत। मैंने वो कागज उन हरे फलों से भरी मेज पर पटक दिया। मुझे वो 4 शब्द लिखते हुए जो सुकून मिला वो मैं बयां नहीं कर सकता। घर से निकलने से पहले मैंने अपने वॉलेट से वो सिम कार्ड निकाला जिसे मैं 6 साल से इस्तेमाल कर रहा था और बिना सोचे समझे उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अलविदा लियू रुयान और अलविदा इस आलीशान जेल को जिसने मुझे 6 साल तक कैद करके रखा था। एयरपोर्ट के रास्ते में नीनिंग एक्साइटमेंट के मारे कार की खिड़की से चिपक कर बाहर देख रही थी और उसके सवालों की झड़ी लगी थी। पापा, क्या नानचेंग में हाथी होते हैं? हाँ, होते हैं। और मोर? हाँ, मोर भी होते हैं। वाह, तो क्या हम हाथी और मोर को अपने घर ले जाकर पाल सकते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। नहीं बेटा, वो नहीं हो सकता। उनका अपना घर होता है, बिल्कुल मेरी तरह। अब मुझे भी एक ऐसा घर ढूंढना है जो सिर्फ मेरा और नीनिंग का हो। उस दिन नानचेंग की फ्लाइट का टिकट मैंने फर्स्ट क्लास का लिया। यह आखिरी बार था जब मैं लियू रुयान का पैसा इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी और वो धक्का महसूस हुआ, मैंने खिड़की से बाहर उस छोटे होते जा रहे शहर को देखा। मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं था, बस एक ऐसी आजादी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जो भी हो, अब बस रिलैक्स करना था। 2 घंटे बाद प्लेन कुन सिटी के चांगशुई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जैसे ही मैं बाहर निकला, घास और गीली मिट्टी की खुशबू वाली ताजी हवा ने मेरा स्वागत किया। मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे मेरे फेफड़े अंदर से साफ हो गए हों। हम जिस जगह रुके वो एक गांव का होम स्टे था जिसे मैंने ऑनलाइन बुक किया था। वहां के मालिक और मालकिन एक बहुत ही सीधे साधे मिडिल एज कपल थे। मुझे और नीनिंग को देखते ही वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने ना केवल हमारा सामान उठाने में मदद की, बल्कि पेड़ों से अभी अभी तोड़े हुए ताजे फल भी खिलाए। नीनिंग तो जैसे अपनी ही दुनिया में खो गई थी। वो आंगन में एक पालतू कुत्ते के पीछे पागलों की तरह दौड़ रही थी। उसकी हंसी किसी हवा में बजने वाली घंटी की तरह गूंज रही थी। उसे इस तरह बिना किसी फिक्र के खेलते देख मेरे मन में अपनी जड़ों से दूर आने का जो थोड़ा बहुत मेरे मन में बचा कुचा दुख भी धुएं की तरह उड़ गया। यहाँ का आसमान एकदम नीला था और बादल रुई की तरह सफेद। मैं और नीनिंग उस होम स्टे के आंगन में खड़े होकर दूर ऊंचे पहाड़ों को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछला सब कुछ बस एक बुरा सपना था। पापा, नीनिंग ने मेरा हाथ खींचा और अपना मासूम चेहरा ऊपर उठाया। ये जगह कितनी सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद आई। मैंने झुककर उसे गले लगा लिया और कहा, पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अब यही हमारा नया घर है। नानचेंग में हमारी जिंदगी किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह बीत रही थी। मैं और निनिंग पूरी तरह आजाद हो चुके थे। दिन भर हम घास के मैदानों में घुड़सवारी करते। वो छोटी सी जान मेरे आगे बैठकर घोड़े की चाल पर खिलखिलाती रहती। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंजती थी। हम सीधे साधे गाय बैलों और भेड़ों को चारा खिलाते। नीनिंग अपने नन्हे हाथों में घास पकड़कर बड़े डरते डरते भेड़ के मुंह के पास ले जाती। उसकी वो घबराहट और फिर वो खुशी देखने लायक होती थी। उस आलीशान जेल में रहते हुए मुझे जितनी भी टेंशन और घुटन मिली थी, यहाँ की ठंडी हवा और नीले आसमान ने उन सबको धो डाला था। मुझे लगा था कि ये दिन हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि जब मैं और नीनिंग यहाँ आजादी का जश्न मना रहे थे, तब हमसे हजारों मील दूर जियांग प्रांत में एक भयानक तूफान खड़ा हो रहा था। और उस तूफान का केंद्र कोई और नहीं बल्कि मेरी वो पत्नी थी जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। तूफान की शुरुआत 2 दिन बाद हुई। किंडरगार्टन की ली टीचर ने गौर किया कि नीनिंग लगातार 2 दिनों से स्कूल नहीं आई है। नीनिंग जैसी बच्ची के लिए जो कभी स्कूल मिस नहीं करती थी, ये बहुत ही अजीब बात थी। टीचर ने सबसे पहले मुझे फोन मिलाया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी और मशीनी आवाज आई, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्तित्व में नहीं है। टीचर सन्न रह गई। उन्हें लगा शायद नंबर गलत लग गया है। उन्होंने फिर से नंबर मिलाया, पर नतीजा वही था।
हार मानकर उन्होंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में दिए गए दूसरे नंबर पर फोन किया। जब फोन बजा तब लियूरियन ग्रुप की एक बहुत जरूरी मीटिंग ले रही थी। स्क्रीन पर स्कूल की टीचर का नाम देखकर उसकी भौहें तन गई। उसने फोन साइलेंट कर दिया और उसे नहीं उठाया। पर कुछ ही देर बाद फोन फिर से बजने लगा। लियू रुयान के सब्र का बांध टूट गया। उसने मीटिंग में बैठे लोगों से माफी मांगी और फोन लेकर बाहर गलियारे में आ गई। हेलो, ली टीचर, क्या बात है? उसकी आवाज में साफ चिड़चिड़ाहट थी, क्योंकि उसे बीच मीटिंग से उठना पड़ा था। मैम, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। बात यह है कि निनिंग आज और कल दोनों दिन स्कूल नहीं आई है। मैंने क्वीन फान को फोन करने की कोशिश की, पर टीचर ने आगे कहा, मैम, क्वीन फान जी का नंबर भी नहीं लग रहा है, वो तो बंद बता रहा है। इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, क्या नीनिंग की तबीयत ठीक नहीं है? लियू रुयान के चेहरे पर बल पड़ गए। नंबर बंद है? उसने तुरंत फोन काटा और कांटेक्ट लिस्ट से मेरा नंबर ढूंढकर डायल किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्तित्व में नहीं है। वही ठंडी मशीनी आवाज सुनकर लियू रुयान की चिड़चिड़ाहट एक पल में एक अनजाने डर में बदल गई। उसने झटपट व्हाट्सएप खोला और मुझे मैसेज भेजा, लेकिन स्क्रीन पर एक लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क चमक उठा। नीचे लिखा था, सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया है या डिलीट कर दिया है। लियू रुयान का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। अब उसे मीटिंग की कोई फिक्र नहीं थी। उसने अपनी कार की चाबियां उठाई और बाहर की तरफ भागी। उसकी हाई हील्स की आवाज उस सन्नाटे भरे गलियारे में तेज धड़कनों की तरह गूंज रही थी। वो पागलों की तरह गाड़ी चलाकर घर पहुंची। रास्ते भर उसका दिल बैठा जा रहा था। विला का मुख्य दरवाजा खुला था। जैसे ही वो अंदर घुसी, एक डरावनी खामोशी ने उसका स्वागत किया। क्वीन फान, नीनिंग, वो चिल्लाई, लेकिन खाली घर में सिर्फ उसकी आवाज की गूंज सुनाई दी। वो भागकर दूसरी मंजिल पर गई। पहले नीनिंग का कमरा खोला। सब कुछ करीने से रखा था, पर नीनिंग के पसंदीदा खिलौने और उसके कुछ कपड़े वहां नहीं थे। उसका दिल डूबने लगा। वो लड़खड़ाते हुए हमारे बेडरूम में पहुंची। जैसे ही उसने वॉक इन क्लोजेट खोला, उसकी चीख निकल गई। मेरी अलमारी वाला हिस्सा पूरी तरह खाली हो चुका था। सिर्फ एक दो जोड़ी कपड़े नहीं, बल्कि मेरी अलमारी का पूरा हिस्सा साफ हो चुका था। यहां तक कि स्टोर रूम में रखे वो दो बड़े सूटकेस भी गायब थे। सब कुछ खत्म, घर खाली। ये एहसास लियू रुयान के सीने पर किसी हथौड़े की तरह लगा। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और दरवाजे के फ्रेम का सहारा लिया। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो बेजान कदमों से नीचे की तरफ आई। उसकी आंखें पागलों की तरह कमरे के कोने कोने को छान रही थी। तभी उसकी नजर सेंटर टेबल पर पड़ी। वहां उन हरे फलों के ऊपर मेरा छोड़ा हुआ वो कागज का टुकड़ा रखा था। उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर मेरे हाथ के लिखे वो 4 लफ्ज थे, जा रहा हूं, ढूंढना मत। उस पल उसकी सारी चिंता और बेबसी एक भयानक गुस्से में बदल गई। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिज गईं कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसने उस कागज को मरोड़कर उसका होलिया बिगाड़ दिया। क्वीन फान! उसकी चीख पूरे विला में गूंज उठी। उस आवाज में गुस्से के साथ साथ एक अनजानी घबराहट भी थी। सोशल मीडिया का भूत ज्यादा ही चढ़ गया है क्या तुझ पर? मुझसे बचकर मेरी बच्ची को ले भागेगा? वो गुस्से के मारे थर थर कांप रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा नफरत से बिगड़ चुका था। बेहतर होगा कि तू कहीं ऐसी जगह छिप जाए जहां मैं पहुंच ना सकूं। वो दांत पीसते हुए फुसफुसाई। उसका एक एक शब्द जहर में डूबा हुआ था। जिस दिन मेरे हाथ लग गया, तुझे तब तक घुटनों पर बिठाए रखूंगी जब तक तू माफी ना मांग ले। तुझे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। पर मैं तो इन सब बातों से कोसों दूर नानचंग की वादियों में एक खूबसूरत सपना जी रहा था। आखिर मेरे खून में एक कंटेंट क्रिएटर की रूह जो बसी है। मैं अपने 1 करोड़ फॉलोअर्स वाले अकाउंट को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता था। और सबसे जरूरी बात, मैं नीनिंग के साथ बिताए इन सुनहरे पलों को कैद करना चाहता था। मैंने अपना कैमरा और स्टैंड निकाला। लेंस के सामने अब चमकता हुआ नीला आसमान और दूर तक फैला हरा मैदान था। मैंने नीनिंग के साथ घोड़े पर दौड़ते हुए वीडियो शूट किए।
वो मेरे आगे बैठी घोड़े की हर चाल पर उछल रही थी। खुशी के मारे उसके नन्हे हाथ हवा में लहरा रहे थे और उसकी हंसी दूर पहाड़ों तक गूंज रही थी। मैंने वो पल भी रिकॉर्ड किए जब हम अपने रिजॉर्ट के आंगन में रात को कैंप फायर और बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे। मैं अनाड़ियों की तरह आग जलाने की कोशिश कर रहा था और धुएं से मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। नीनिंग ये देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। ये सब मेरे पुराने वीडियोस से बिल्कुल अलग था। पहले मैं सिर्फ एक रईस बीवी का रसोइया था, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ किचन और लियू रुयान के इर्द गिर्द घूमता था। पर अब कैमरे के सामने खड़ा ये इंसान नीनिंग का पिता था, एक आजाद, जीता जागता और अपनी मर्जी का मालिक। मैंने इन सारे लम्हों को एक साथ जोड़ा और बैकग्राउंड में एक प्यारा सा फोक म्यूजिक लगा दिया। वीडियो की शुरुआत नीनिंग की उस मासूम और प्यारी मुस्कान से होती है और आखिर में हम दोनों घास पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं, ढलते सूरज को निहारते हुए। वीडियो एडिट करते करते रात हो गई। आंगन में रखे बारबेक्यू ग्रिल से हल्का धुआं उठ रहा था। मांस के टुकड़ों के भुनने की जिज जिज आवाज आ रही थी और कोयलों पर गिरती चर्बी की बूंदों से आग की नन्ही लपटें उठ रही थी। मैंने अपने लिए एक ठंडी बियर खोली और नीनिंग को एक गिलास दूध दिया। नीनिंग बेटा, मैंने बियर का एक घूंट लिया जिससे पूरे शरीर में एक ताजगी सी दौड़ गई। कल पापा का बर्थडे है, तो क्या आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगी? नीनिंग उस वक्त मजे से एक चिकन विंग चबा रही थी। उसका पूरा मुंह तेल से सना हुआ था। मेरी बात सुनकर उसने अपना छोटा सा सिर टेढ़ा किया और बहुत देर तक सोचती रही। फिर बड़े दुखी मन से बोली, पर पापा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैंने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? बिना गिफ्ट के तो पापा उदास हो जाएंगे। उसकी आंखों में चमक आई। वो अचानक मेरे करीब आई और मेरे गाल पर एक जोरदार पाप्पी दे दी। लो, ये रहा गिफ्ट, मैंने पापा को किस कर दिया। तभी मुझे अपने गाल पर उस रोस्टेड मीट का चिपचिपा एहसास हुआ। मैंने झूठा गुस्सा दिखाते हुए अपना चेहरा पोंछा और नाक सिकोड़कर कहा, छी, पूरे मुंह पर तेल लगा है, मुझे ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। हकीकत तो ये थी कि मेरा दिल अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। ये उस किसी भी कीमती तोहफे से लाख गुना बेहतर था जो लियू रुयान ने आज तक मुझे दिया था। नीनिंग ने जब देखा कि मैं नखरे कर रहा हूं तो उसने अपना मुंह फुला लिया और बोली, नहीं पसंद तो ना सही, अब और कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला। मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। मैंने उसके माथे पर जोर से किस किया। डिनर के बाद मैं रिजॉर्ट की आराम कुर्सी पर लेट गया। मैंने अपना फोन निकाला और उस एडिट किए हुए वीडियो को एक बार फिर देखा। मैं अपनी मेहनत से बहुत खुश था। मैंने वीडियो का एक टाइटल रखा, पुराने कल को अलविदा। इन्हीं हजारों कमेंट्स के बीच एक खास विजिटर भी थी। हजारों मील दूर जियांग सिटी में लियू रुयान ने भी ये वीडियो देख लिया था। वो मेरी सबसे बड़ी फॉलोअर जो थी, जैसे ही उसके फोन पर नोटिफिकेशन बजा, उसने तुरंत क्लिक कर दिया। जब उसने वीडियो में नीनिंग का वो खिलखिलाता चेहरा देखा और मेरी वो सुकून भरी मुस्कान, तो फोन पकड़ी उसकी उंगलियां गुस्से और बेचैनी से भिज गईं। वो किसी जासूस की तरह वीडियो को बार बार पॉज कर रही थी और एक एक फ्रेम को ध्यान से देख रही थी। आखिरकार उसकी नजर एक खास सीन पर जाकर टिक गई। वो सीन जहां मैं और नीनिंग रिजॉर्ट के गेट पर खड़े थे। उस वीडियो के बैकग्राउंड में वहां की खास बांस की बाड़, बाम्बू फेंस और एक बहुत ही अनोखा पत्थर का चक्का, स्टोन मिल, साफ दिख रहा था। लियू रुयान ने बिना वक्त गवाए अपना लैपटॉप खोला और सर्च बार में कीवर्ड्स टाइप किए, नानचेंग यूनिक होम स्टे, बांस की बाड़, पत्थर का चक्का। एक के बाद एक हजारों तस्वीरें सामने आने लगी। वो बड़े सब्र के साथ पन्ने पलटती रहीं। अचानक उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक रिजॉर्ट के विज्ञापनी फोटो में बिल्कुल वही बांस की बाड़ और वही पत्थर का चक्का था जो मेरे वीडियो में दिखा था। उसने फोटो पर क्लिक किया। नीचे उस होम स्टे का नाम और पूरा पता लिखा था। मिल गया। लियू रुयान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। इधर मैं और नीनिंग दिन भर की मस्ती के बाद घोड़े बेचकर सो रहे थे। नानचेंग की सुबह की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर
मेरे चेहरे पर पड़ी, जो बहुत ही सुकून भरी और गर्म थी। मैंने नींद में ही करवट बदली तो महसूस हुआ कि मेरे पास कोई छोटी सी चीज कुलबुला रही है। वो नीनिंग थी। उसका नन्हा सा हाथ मेरे सीने पर रखा था और उसका मासूम चेहरा नींद में गुलाबी पड़ गया था। वो सोते सोते अपना मुंह ऐसे चला रही थी जैसे सपने में भी कुछ मजेदार खा रही हो। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मेरा दिल ममता से भर गया। आज मेरा जन्मदिन है। यहाँ कोई महंगे तोहफे नहीं है, कोई आलीशान पार्टी नहीं है। खिड़की से आती धूप और उस टूटते दरवाजे के बीच एक साया खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। वो भारी कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैंने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए उस धुंधली आकृति को देखने की कोशिश की। अभी मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी गोद में दुबकी नन्ही निनिंग एक जोरदार चीख के साथ मुझसे दूर बिस्तर के कोने में जा छिपी। उसके नन्हे हाथ कांप रहे थे। तो ये है तुम्हारा वो जन्मदिन जिसका तुम जश्न मना रहे हो? एक बर्फीली और कड़क आवाज कमरे में गूंजी। वो आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि मेरे शरीर का खून जम गया। जैसे जैसे मेरी आंखें रोशनी की आदी हुईं, वो चेहरा साफ हुआ। ये वही थी। उसके हाथ में अखबार का एक मुड़ा तुड़ा टुकड़ा था, जिसे उसने इतनी जोर से भींच रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। उसकी आंखों में वो पुरानी कोमलता गायब थी। वहां सिर्फ एक पागलपन और गहरी हताशा थी। उसके पैरों के पास दरवाजे के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे, जैसे उसने हमारे बीच के इस झूठ के पर्दे को भी हमेशा के लिए फाड़ दिया हो। जन्मदिन मुबारक हो, उसने एक कड़वी और डरावनी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजरें मुझ पर से हटकर अब बिस्तर के कोने में रोती हुई निनिंग पर टिक गई थी। तो इसी सुकून के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला, बाहर ये पराया घर बसाकर? मेरे गले से एक शब्द भी नहीं निकला। निनिंग की सिसकियां अब तेज हो गई थी। वो रोते हुए मुझे पापा पुकार रही थी, और वो औरत जिसे इस वक्त शहर से कोसों दूर होना चाहिए था, अब धीरे धीरे हमारे बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये खूबसूरत सपना सिर्फ टूटा नहीं था, बल्कि इसे बेरहमी से चीर दिया गया था। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जैसे वो मुझे अभी जिंदा निगल जाएगी। वो किसी कातिल की तरह मेरे सामने खड़ी थी। अभी मैंने अपना सिर उठाया ही था और दिमाग पूरी तरह सुन्न था कि तभी वो साया बिजली की तेजी से बिस्तर के पास पहुंचा। अगले ही पल मुझे अपने सिर की खाल में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसने पूरी ताकत से मेरा कान पकड़ा और मुझे बिस्तर से नीचे घसीट लिया। दर्द के मारे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बुरी तरह लड़खड़ाते हुए कालीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक एक सिहरन दौड़ गई। अब मैंने उस चेहरे को साफ साफ देखा। वो मेरी पत्नी लियू रुयान थी। उसका खूबसूरत चेहरा इस वक्त सफेद पड़ चुका था, मानो पत्थर का बना हो। उसकी आंखों में, जिनसे मैं कभी बेपनाह मोहब्बत करता था, अब नफरत और गुस्से की ऐसी ज्वाला दहक रही थी जो मुझे राख कर देने के लिए काफी थी। वो ऊपर से मेरी ओर देख रही थी और उसका एक एक शब्द लोहे की गर्म सलाखों की तरह चुभ रहा था। उसने कड़कती आवाज में हुक्म दिया, घुटनों के बल बैठ जाओ। उसके उस भयानक गुस्से और चेहरे की सख्ती को देखकर मेरा दिमाग कुछ सोच पाता उससे पहले ही मेरे शरीर ने गुलामी की आदत के चलते जवाब दे दिया। मेरे घुटने कांपे और बिना सोचे समझे मैंने खुद को फर्श पर टिका दिया। ये मोड़ वाकई बहुत तगड़ा है। स्क्रिप्ट के हिसाब से आगे क्या आप लियू रुयान और इस छिपे हुए परिवार के बीच का कोई बड़ा खुलासा लिखना चाहते हैं, या फिर शंजान के बचाव का कोई सीन की ओर मुड़ी जहां मां गुस्से में खड़ी थी? मैंने बिना सोचे समझे तुरंत अपने घुटने टेक दिए और एकदम सीधा खड़ा हो गया, घुटनों के बल। मेरे मुंह से अपने आप निकला, बीवी, मेरी गलती है, प्लीज बच्चे को मत डराओ, शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। मेरी आवाज में एक ऐसी थरथराहट थी जिसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। बच्चे को मत डराओ? लियू रुयान ने एक ठंडी हंसी हंसी, जो सर्दियों की बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। तुम बच्चे को लेकर भाग आए और अब मुझसे कह रहे हो कि उसे मत डराओ? अगर मैं पीछा ना करती तो बच्चा हाथ से निकल चुका होता। उसकी आवाज अचानक और तेज हो गई, जिसमें गुस्से की एक तीखी लहर थी।
पूरे 10 महीने अपनी कोख में पालकर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया और तुम जैसा जानवर उसे अगवा करके ले आया। उसकी आवाज गुस्से के मारे कांप रही थी। मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की। उसने मुझे बुरी तरह लताड़ा था। फिर भी मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की। मेरी आवाज सूखी और बेदम लग रही थी। निंगनिंग ने खुद कहा था कि वो मेरे साथ आना चाहती है। वो अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बिस्तर पर दुबकी उस नन्ही गद्दार ने हलचल शुरू कर दी, जो अब तक मेरे पीछे डर के मारे छिपी हुई थी। निंगनिंग ने रजाई से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने पहले तो मेरी तरफ डरते हुए देखा और फिर वो दरवाजे पर खड़ी उस काल रूपी परछाई की तरफ मुड़ी। अगले ही पल उसकी आंखों के आंसू गायब हो गए और उसने मासूमियत से तुतलाते हुए कहा, मम्मा, आप आ गई। पापा ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया था और कहा था कि हम चॉकलेट लेने जा रहे हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लड़की तो पूरी तरह पलट गई थी कि लियू रुयान की ओर देखा। बस 1 सेकंड के भीतर उसके नन्हे चेहरे से खौफ गायब हो गया और उसकी जगह परम संतोष और खुशी ने ले ली। मम्मा! वो अचानक बिस्तर पर उठ बैठी और लड़खड़ाते हुए बिस्तर के किनारे की ओर लपकी। उसने अपने नन्हे हाथ लियू रुयान की तरफ फैला दिए। मम्मा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। पापा की बकवास मत सुनो। मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। उसकी आवाज एकदम बुलंद और साफ थी, जैसे वो अपने दिल की गहराइयों से बोल रही हो। मैं तो पूरी तरह सन्न रह गया। मैं दंग होकर अपनी उस सगी बेटी को देख रहा था, जो एक पल पहले कह रही थी कि पापा के साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, और अब वही बेटी लियू रुयान की टांगों से चिपकी हुई थी। वो अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाए ऐसी वफादारी दिखा रही थी, मानो वो शुरू से मां की ही तरफदार हो। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। गले से एक शब्द भी नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे इस छोटी सी लड़की ने मेरे दिल पर बेरहमी से खंजर घोंप दिया हो। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। लियू रुयान के चेहरे पर जमी बर्फ थोड़ी पिघली और उसकी जगह एक विजेता वाली मुस्कान ने ले ली। वो नीचे झुकी और झटके से निंगनिंग को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों को चूमा। मेरी निंगनिंग ही सबसे प्यारी और समझदार बच्ची है। उसने निंगनिंग को सीने से लगाते हुए मेरी तरफ हिकारत भरी नजरों से देखा। उसके लहजे में तिरस्कार साफ झलक रहा था। उस इंसान की तरह नहीं जो अपनी औकात भूल गया है। उसने निंगनिंग के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन आवाज मुझे सुनाने के लिए काफी थी। बेटा बताओ तो, पापा ने कल रात आपसे क्या कहा था? निंगनिंग ने मेरी तरफ एक सॉरी पापा वाली नजर डाली और फिर फौरन अपनी मां के गले लग गई। खेल अब पूरी तरह मेरे हाथ से निकल चुका था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा चेहरा शर्म और अपमान से बुरी तरह जल रहा हो। लियू रुयान ने आखिरकार मेरे बालों से अपनी पकड़ ढीली की और अपना हाथ हटा लिया। उसकी आवाज अब भी पहले जैसी बर्फीली और बेरुखी थी। अब घुटने टेकना बंद करो, उठो और चलो। मुझे ऐसा लगा जैसे फांसी की सजा टल गई हो। मैं किसी हारे हुए मुर्गे की तरह बड़ी मुश्किल से जमीन से उठा। चलो, इसका मतलब था कि अब मुझे गिरफ्तार करके वापस ले जाया जाएगा। जाहिर है, इतना बड़ा कांड करने के बाद वो मुझे वापस ले जाकर मेरा कोर्ट मार्शल तो करेगी ही। मैं अपने सुन्न पड़े घुटनों को सहलाते हुए आनन फानन में बोला, रुयान, बस थोड़ा इंतजार करो। मैं अपना सामान समेट लूं, फिर तुरंत तुम्हारे साथ चलता हूं। बस 1 मिनट लगेगा। मैं बहुत जल्दी पैकिंग कर लूंगा। आखिर इतने सारे कपड़े लेकर आया हूं, सब यही तो नहीं छोड़ सकता ना। लियू रुयान ने निंग निंग को गोद में थामे रखा था। मेरी बात सुनते ही उसे लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। सामान समेटना? क्या खाक समेटेगा? उसने अपनी नजरों से एक तीर सा चलाया जो एकदम ठंडा और चुभने वाला था। फिर से पिटने का मन है क्या? अगर सामान समेट लिया तो आज रात ठहरेंगे कहाँ? मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथ सामान की तरफ बढ़ते हुए बीच में ही जम गए। क्या मतलब? मैंने बड़ी सावधानी से उसकी बात टटोलने की कोशिश की। हम हम वापस नहीं जा रहे? लियू रुयान ने मुझे देखकर अपनी आंखें घुमाई।
ये उसकी वो जानी पहचानी अदा थी जिसमें 70% चिड़चिड़ापन और 30% नफरत भरी होती थी। आगे की कहानी। लियू रुयान ने धीरे से निंगनिंग को नीचे उतारा और कमरे का मुआयना करते हुए कहा, इतनी अच्छी जगह ढूंढी है, होटल के पैसे भी दे दिए हैं, तो अब वापस क्यों जाए? आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो आज रात हम यहीं रुकेंगे। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या ये सब सिर्फ मुझे डराने के लिए था, या फिर वो सच में इस भागने वाले एडवेंचर को अब एक फैमिली वेकेशन में बदलने वाली थी? वापस? क्या तुम्हें याद भी नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है? क्या तुम अपना पूरा दिन सिर्फ सफर में बिताना चाहते हो? मेरे दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ। जन्मदिन, हाँ, आज मेरा जन्मदिन था। इन सब हंगामों के चक्कर में मैं पूरी तरह भूल चुका था कि आज का दिन मेरे लिए कितना खास था। मेरे मन में भावनाओं का एक ज्वार सा उमड़ पड़ा। हैरानी, खुशी और सबसे ज्यादा घबराहट। मैं किसी सैनिक की तरह तुरंत सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। हुक्म सर, आंखों पर। आज का मिशन महारानी साहिबा को शहर की सैर कराना है। उस दिन हम डियांची झील गए, कुनमिंग शहर के चक्कर लगाए, वहां के मशहूर राइस नूडल्स खाए और कई तरह के स्थानीय जायकों का लुत्फ उठाया। निंग निंग पूरे समय लियू रुयान से चिपकी रही, जैसे कोई जंग जीतकर लौटा हुआ छोटा सेनापति हो। वो बीच बीच में पलटकर मुझे चिढ़ाती और उसकी आंखों में साफ लिखा होता, पापा आप हार गए। मैं किसी कठपुतली की तरह उन दोनों के पीछे पीछे चलता रहा। मेरा मन भावनाओं के उस जाल की तरह उलझा हुआ था जिसे सुलझाना नामुमकिन था। रात को जब हम अपने होम स्टे वापस लौटे तो निंगनिंग थक कर चूर हो चुकी थी। उसका सिर तकिए पर लगते ही वो गहरी नींद में सो गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और लियू रुयान थे। अचानक सन्नाटा छा गया और कमरे की हवा में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। लियू रुयान बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी। दिन भर की वो सख्ती अब उसके चेहरे से गायब थी। वो अपनी बाहें समेटे मध्यम पीली रोशनी में खामोशी से मुझे देख रही थी। उसकी उस गहरी नजर ने मेरी धड़कनें तेज कर दी थी और मुझे फिर से घबराहट होने लगी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तो क्या सच में तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे दूर भाग पाओगे? कहानी का अगला मोड़। अब जबकि निंगनिंग सो चुकी है, क्या रुयान अपनी नाराजगी जाहिर करेगी या फिर ये खामोशी किसी रोमांटिक सरप्राइज की शुरुआत है? मैंने खुद ही खामोशी तोड़ते हुए कहा, वो आज के लिए शुक्रिया, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। उसने मेरी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस अचानक से एक सवाल दाग दिया, किनफान, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है? क्या तुम खुद को बहुत बेचारा समझ रहे हो? मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जोर से हंसी। उस हंसी में सिर्फ और सिर्फ मजाक था। अगर ऐसा नहीं था तो तुम भागे क्यों? तुम बिल्कुल किसी बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे हो। लिन शो ने तुमसे कह दिया कि तुम्हें रिप्लेस किया जा रहा है और तुमने मान लिया। उसने कहा कि तुम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो और तुमने यकीन कर लिया। और ऊपर से ये बच्चे को लेकर भागने वाला नाटक। उसने एक के बाद एक इतने सवाल पूछे कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं बचा। मेरा चेहरा कभी शर्म से लाल होता तो कभी पीला पड़ जाता। मेरी उस दयनीय हालत को देखकर उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। वो आगे बोली, अगर मेरी सहेली निंग जुन मेंग का फोन ना आता कि तुम जैसा बुद्धू उससे मेरे और मेरे बचपन के दोस्त के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम जैसे बेवकूफ को भी जलन हो सकती है। मैंने अपनी गर्दन तानकर पलटवार किया। वो जलन नहीं थी। कोई भी इंसान ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने अपनी भौहें चढ़ाई। हाँ, जैसे मुझे अपनी भड़ास निकालने का रास्ता मिल गया हो। मैंने आवाज ऊंची की। लियू रुयान मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई नासमझ बच्चा हूं जो बिना बात के जिद कर रहा है। उसने एक लंबी आह भरी और उसके लहजे में थोड़ी लाचारी आ गई। किनफान, क्या तुम भूल गई कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे मुंह में छाले हो रहे थे? मैं हैरान रह गया। छालों का इस सब से क्या लेना देना? रुयान ने आगे कहा, वो बचपन का दोस्त जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो शहर का सबसे बड़ा डेंटिस्ट और ओरल स्पेशलिस्ट है।
मैं उसे तुम्हारे इलाज के बारे में पूछने के लिए मिली थी, न कि किसी पुराने अफेयर के लिए। तुमने तो पूरी फिल्म ही अपने दिमाग में बना ली। मैं वहीं खड़ा रह गया। अपनी ही बेवकूफी पर अब मुझे खुद हंसी आने वाली थी। मेरे मुंह में छाले थे और दर्द के मारे मैं खाना तक नहीं खा पा रहा था। मैं सन्न रह गया। उन फलों में भरपूर विटामिन सी था, जो मुंह के छालों के लिए अच्छा होता है। वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोल रही थी, जैसे मुझे किसी छोटे स्कूली बच्चे की तरह सबक सिखा रही हो। मैंने तुम्हें वो सब ज्यादा खाने के लिए कहा ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको, पर तुम्हारे उस छोटे से दिमाग में पता नहीं क्या क्या कचरा चल रहा था। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ और सब कुछ सुन्न पड़ गया। तो असलियत ये थी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। मेरा चेहरा शर्म से इस कदर जल रहा था, मानो किसी ने जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। अभी खत्म नहीं हुआ है। लियू रुयान मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। और क्या बात है जिसने तुम्हें बेचारा महसूस कराया? वो मरा हुआ बचपन का दोस्त? मैं उसकी बातों से इस कदर निरुत्तर हो गया था कि सिर्फ खामोशी से उसे देखता रहा। उसने मेरी हालत देखी और खुद ही सब कुछ साफ करने का फैसला किया। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में थी, तब मैंने उसे प्रपोज किया था। मेरा दिल एक बार फिर डूबने लगा। उसने उसी दिन हाँ भी कह दी थी। वो बोलती रही, लेकिन अब उसके लहजे में सिर्फ नफरत और कड़वाहट थी। और नतीजा? उसी रात वो अपनी उस दिखावटी स्पोर्ट्स कार में किसी अनजान लड़की को बिठाकर घूमने निकल गया। उनका एक्सीडेंट हुआ और दोनों वही ढेर हो गए। मैंने झटके से अपना सिर उठाया और अविश्वसनीय नजरों से उसे देखने लगा। तो मैं तुमसे ये कह रही हूं कि मैं खुद चाहती थी कि वो मर जाए। उसने मुझे धोखा दिया, मेरा अपमान किया। ऐसे इंसान के लिए मैं क्यों दुखी होंगी? किन फन, तुम वाकई में एक नंबर के बुद्धू हो जो एक लाश से कंपटीशन कर रहे थे। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मेरी पूरी नाराजगी और बदला लेने की प्लानिंग एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मेरी पत्नी, जिसे मैं बेवफा समझ रहा था, वो तो मेरे छालों के लिए परेशान थी। वो मर गया, तुम्हें लगा मैं मजाक कर रही थी? लियो रुयान के चेहरे पर एक बेहद कड़वी और व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मैं तुम्हें बता रही हूं, वो मेरे जीवन का सबसे सच बयान था। मुझे उससे घिन आती है, नफरत है। मैंने अभी उसे प्रपोज किया ही था कि उसने मुझे ताजा ताजा धोखा दे दिया और खुद को भी मार डाला। वो खबर अखबारों में छपी थी। सोचो, मेरे लिए यह कितनी बड़ी बेइज्जती थी। वो जितना बोल रही थी, उतनी ही चिढ़ रही थी। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। उसी जिल्लत और गुस्से की वजह से मैं उस रात बार में शराब पीने गई थी, और वहीं तुम मुझे मिले थे। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। मेरा सारा गुस्सा, मेरी सारी बेचैनी एक पल में एक अजीब से मजाक में बदल गई। मैं किसी बीते हुए प्यार का रिप्लेसमेंट नहीं था। मैं तो बस वो इंसान था जो उसे तब मिला जब एक धोखेबाज अपनी ही करतूतों से मारा गया। लेकिन मेरा मन अब भी नहीं माना। मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तो तो उस कंपनी का क्या? लिंशुओ का क्या? और उन तस्वीरों का क्या जो उसने मुझे भेजी थी? कंपनी? लियो रुयान ने अपनी भौहें चढ़ाई और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। वो कुछ पल के लिए रुकी, जैसे सही शब्द चुन रही हो, और फिर उसने एक ऐसा धमाका किया जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वो कंपनी तुम्हारी है। मैंने हक्का बक्का होकर उसे देखा। क्या मतलब, मेरी है? खिनफान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी किसी बाहरी के भरोसे छोड़ दूंगी? मैंने वो कंपनी तुम्हारे नाम पर रजिस्टर करवाई थी ताकि भविष्य में तुम्हें और निंग निंग को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लिंग शुओ सिर्फ एक मैनेजर है जिसे मैंने तुम्हें ट्रेन करने के लिए रखा था, पर उस कमीने ने शायद अपनी हद पार कर दी और तुम्हें ये सब बकवास पट्टी पढ़ा दी। उसने अपनी बाहें समेटते हुए मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। और रही बात उन तस्वीरों की, वो पागल कुत्ता तुम्हें और मुझे अलग करना चाहता था ताकि वो कंपनी पर कब्जा कर सके। और तुम उसकी बातों में आकर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर भाग निकले। मैं वहीं खड़ा रह गया। अपनी ही बेवकूफी पर अब मुझे रोना आ रहा था।
जिसे मैं अपनी बर्बादी समझ रहा था, वो दरअसल रुयान का मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा था। वो सब उसने चुपके से खींची थी। लियू रुयान के लहजे में नफरत साफ झलक रही थी। मैं मीटिंग में व्यस्त थी, फाइलों में डूबी हुई थी, और वो कमीना एंगल बदल बदल कर फोटो खींच रहा था ताकि ऐसा लगे जैसे हम करीब हैं। किनफान, तुम सच में बुद्धू हो या बनने का नाटक कर रहे हो? अगर मुझे उसके साथ कुछ करना होता तो क्या मैं उसे अपनी ही कंपनी में नौकरी पर रखती, जहां तुम्हारी पहुंच इतनी आसान हो? उसकी बातों ने मेरे दिमाग के आखिरी जाले भी साफ कर दिए। जिसे मैं धोखा समझ रहा था, वो दरअसल उसकी मेहनत थी। मेरे लिए एक साम्राज्य खड़ा करने की मेहनत। मैंने सोचा था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कंपनी के पेपर सौंपूंगी, तुम्हें सरप्राइज दूंगी। पर तुमने क्या किया? तुम तो सिग्मा मेल बनकर अपनी बेटी को लेकर गायब हो गए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। अब बताओ, कंपनी चाहिए या और मार खानी है? मैं वहीं खड़ा था, आधा शर्मिंदा और आधा खुश। जिस तबाही से मैं भाग रहा था, वो तो मेरी कामयाबी का रास्ता था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, और तभी आवाज में बोला, वो कंपनी तो बाद में देख लेंगे, पहले ये बताओ कि क्या अभी भी गुस्सा हो? लियू रुयान ने अपना हाथ छुड़ाया नहीं, बस एक लंबी सांस ली। गुस्सा? मैं तो तुम्हें जिंदा गाड़ने आई थी, पर अब पहले अपना जन्मदिन मनाओ। सजा कल सुबह तय होगी। खिड़की के बाहर कुनमिंग की रात की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर पहली बार मुझे उस शांति का एहसास हुआ जिसे मैं ढूंढने निकला था। बस फर्क इतना था कि इस बार मेरी पत्नी मेरे सामने थी और मेरी बेटी सुरक्षित सो रही थी। या तो उसने जानबूझकर ऐसे एंगल से फोटो ली कि मैं फ्रेम में उसके साथ दिखूं। शुरू में मुझे लगा कि शायद उसे खुद को दिखाने का शौक है, लेकिन बाद में जब मुझे दाल में कुछ काला लगा तो मैंने उसे भाव देना ही बंद कर दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो उन तस्वीरों को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वो रुकी और उसकी आंखों में नफरत और गहरी हो गई। उसने कहीं से मेरे उस मनहूस बचपन के दोस्त के बारे में सुना और अपनी शक्ल वैसी बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवा ली। वो उस चेहरे का इस्तेमाल करके मेरे करीब आना चाहता था ताकि रातों रात अमीर बन सके। पैसों के लिए वो पागल हो गया था। अब जाकर सारे टुकड़े एक साथ जुड़ रहे थे। लिन शो का अचानक आना, वे खट्टे फल, वे चुभने वाली तस्वीरें और उसकी वो रिप्लेसमेंट वाली पूरी कहानी। वो सब कुछ उसकी अपनी रची हुई एक घटिया साजिश थी ताकि वो मेरी जगह ले सके। और मैं उस जाल में फंसने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था। मुझे अपने आप पर इतनी शर्म आ रही थी कि मन कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। पर तुम्हें मेरा पता कैसे चला? मैंने बहुत दबी आवाज में पूछा। तुम्हारे उस शॉर्ट वीडियो से बुद्धू। लियू रुयान ने चिढ़ते हुए मुझे देखा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें फॉलो नहीं करती? मैं तुम्हारा हर वीडियो देखती हूँ। जैसे ही मैंने उस वीडियो में वो बांस की बार और पत्थर की चक्की देखी, मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पूरे कुनमिंग में ऐसी जगहें ढूंढना मुश्किल नहीं था, और फिर तुमने खुद ही अपनी लोकेशन के सुराग छोड़ रखे थे। मैं कल रात ही यहां पहुंच गई थी, बस इंतजार कर रही थी कि सुबह हो और मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूं। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी नजरों में थोड़ी नरमी लाते हुए बोली, अब बोलो, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक परछाई हो? मैं निरुत्तर था। मेरी सारी सिग्मागिरी और स्वतंत्रता की चाहत उसकी इस बेपनाह परवाह के सामने ढेर हो चुकी थी। एक झटके में उसने इस होमस्टे का पता लगा लिया था। तो असलियत ये थी, जिसे मैं अपनी शानदार फरारी और आजादी का सफर समझ रहा था, उसकी नजरों में वो अपनी लोकेशन खुद बताने वाली एक बचकानी नौटंकी थी, जिसे मैं धोखा और फरेब मानकर भाग रहा था। वो शुरू से आखिर तक उसका मेरे लिए सरप्राइज और बेपनाह प्यार था। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी उन आंखों को देखा जो रात भर सफर करने की वजह से लाल हो गई थी। मेरा दिल भावनाओं के समंदर में डूबने लगा। मैं कोई विकल्प नहीं था, मैं कभी था ही नहीं। मैं ही वो इकलौता शख्स था जिसे उसने अपने दिल में बसा रखा था, जिसे वो छुप छुप कर फॉलो करती थी और जिसके लिए वो करोड़ों की कंपनी तक खड़ी कर सकती थी। उसने मेरी तरफ देखा,
उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में खतरे की एक ठंडी चमक अभी भी बाकी थी। वैसे उस लिन शो ने मुझे एक बात की याद तो दिला दी। किस बात की? मैंने अनजाने में पूछ लिया। यही कि इस दुनिया में मानसिक अस्पताल जैसी भी एक बेहतरीन जगह होती है। उसकी ये बात मेरे दिमाग में किसी बम की तरह फटी। मानसिक अस्पताल शब्द सुनते ही मेरे पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सिरन दौड़ गई। धोखे और बेवकूफी का वो पुराना गुस्सा अब एक अजीब से खौफ में बदल गया। मैंने हकबकाते हुए उसकी ओर देखा। रुयान, तुम मजाक कर रही हो ना? उसने अपनी बाहें समेट ली और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी परछाई दीवार पर किसी डरावने साए की तरफ बड़ी होती जा रही थी। मजाक? किन फान? जो इंसान अपनी बीवी पर शक करके अपनी मासूम बेटी को उठाकर बिना बताए गायब हो जाए, क्या उसे इलाज की जरूरत नहीं है? मुझे तो लगता है तुम डिप्रेशन या पैरानोया के शिकार हो गए हो। शायद कुछ महीने वहां रहकर बिजली के झटके, मेरा मतलब है आराम करने से तुम ठीक हो जाओगे। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसमें छिपा दबाव मुझे ये बताने के लिए काफी था कि मेरा वनवास तो खत्म हो गया है, लेकिन अब जेल की असली सजा शुरू होने वाली है। मैं बिस्तर के कोने की तरफ खिसकने लगा। रोयान, देखो, आज मेरा जन्मदिन है, हम बात कर सकते हैं। बात? उसने मुझे बिस्तर के किनारे पर दबोचते हुए कहा। बातें तो बहुत होंगी, पर अब से वही होगा जो मैं कहूंगी, समझ गए? मैंने जोर से थूक निकला और बस इतना ही कह पाया, समझ गया। हुक्म की तामील होगी महारानी। उसकी हरकतों में वो पागलपन साफ झलकता है। क्या ये सब सीजोफ्रेनिया के लक्षण नहीं है? लियो रोयान की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कितनी सफाई से और कितनी बेरहमी से लिंशुओ को उसके ही जाल में फंसाकर ठिकाने लगा दिया था। वो खुद को उस मरे हुए इंसान की जगह देख रहा था। ये उसकी दिमागी हालत बताने के लिए काफी था। उसने आगे कहा, उसकी आवाज में एक ठंडी जीत थी। मैंने बस डॉक्टर को वे सारे सबूत दे दिए जो उसने खुद तैयार किए थे। अब वो वहां बैठकर अपनी कंपनी और अपनी नई शक्ल के सपने देख सकता है। उसे बाहर आने में बहुत वक्त लगेगा और तब तक वो दुनिया को भूल चुका होगा। मैं उसे फटी आंखों से देखता रहा, जिसे मैं एक कमजोर और शायद बेवफा पत्नी समझ रहा था। वो तो शतरंज की ऐसी खिलाड़ी निकली जिसने खेल शुरू होने से पहले ही शह और मात दे दी थी। अब वो कुर्सी से उठी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी परछाई मुझ पर हावी होने लगी। उस कचरे की बात छोड़ो, अब तुम्हारी बारी है। मैंने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे बिस्तर का सिराना था। मेरी मेरी बारी? रुयान, मैं तो डर गया था। डर गए थे? उसने मेरे चेहरे के पास झुकते हुए कहा। उसकी सांसें मेरी खाल को छू रही थी। तुम डर कर भागे, मेरी परवाह किए बिना। तुमने निंगनिंग को उठाया और मुझे एक सुराग तक नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ एक जन्मदिन मुबारक बोल देने से तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी? उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रखी। आज रात तुम यही रहोगे, मेरे सामने, और कल सुबह तुम उस कंपनी के कागजों पर दस्तखत करोगे। तुम अब से मेरी नजरों के सामने रहोगे, हर पल, हर सेकंड। अगर फिर से भागने की सोची। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने मुझे बता दिया कि अगला मानसिक अस्पताल का कमरा शायद मेरे लिए बुक हो सकता है। मैंने जोर से थूक निकला और हकलाते हुए कहा, नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। बीवी, तुम जो कहोगी वही होगा। उसने एक संतोषजनक मुस्कान दी और मेरे माथे को चूमते हुए कहा, गुड बॉय, अब सो जाओ। कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, मेरे साए में।